नमस्कार दोस्तों, लॉ विद रितेश में एक बार आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बार्टर क्या होते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के पहले कस्टमरी लॉ कैसे काम करते थे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, बार्टर क्या होते हैं, वो कैसे काम करते थे और वो कैसे हट गए, वो सारी एसेंशियल चीजों को हमने पिछले वीडियो में जाना था। आज हम जानेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो क्यों जरूरी है, कब वॉइड होता है, कब वैलिड होता है और इसकी एसेंशियल्स क्या क्या चीजें हैं इसके बनने के लिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 2H में कि डेफिनेशन क्या दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो आइए देखते हैं। तो सेक्शन 2H में डेफिनेशन दिया हुआ है कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, is contract। दैट मीन्स जितने भी एग्रीमेंट हैं वो जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल हो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं। जितने भी एग्रीमेंट, टोटल एग्रीमेंट जो भी लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल होते हैं, लॉ कहती है कि हाँ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, ये सही है, ये वैलिड है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। लेकिन जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं होते हैं, जो लॉ बोलती कि नहीं ये आप नहीं कर सकते हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं। तो इससे पता क्या चलता है कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। सारे एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल हो वो ही सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, अदरवाइज जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं हो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते हैं। एक और स्टेटमेंट हम लेते हैं। ऑल एग्रीमेंट्स are not contract but all contracts are agreement। इसमें क्या है कि जितने भी एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल न वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्स हो करके, एग्रीमेंट जो है वो इन्फोर्स हो करके आते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट बन चुके डेट मींस वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो चुके हैं, वो इन्फोर्सिबल हैं, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट बन चुके हैं। और जो लॉ इन्फोर्सिबल नहीं होते हैं, जो एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल नहीं होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं। दैट मींस जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सारे के सारे इन्फोर्सिबल बाय लॉ हैं, इसीलिए वो सारे कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। अब हम जानते हैं एग्रीमेंट होता क्या है। उसके लिए हमें सेक्शन 2E देखना पड़ेगा, इसमें डेफिनेशन वो मैं आपको समझाता हूं कि एग्रीमेंट होता क्या है, उसके लिए क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ती है। तो एग्रीमेंट के लिए सबसे पहला जो जरूरत पड़ता है वो होता है प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। अगर कोई आदमी, कोई भी पर्सन प्रपोज किया, सामने वाला पर्सन उसको एक्सेप्ट किया और वो उसमें कंसिडरेशन भी रहा, कंसिडरेशन के मतलब भी बताऊंगा मैं, कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है वही बताऊंगा मैं। अगर ये तीनों एसेंशियल चीज रहे तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। किसी भी एग्रीमेंट्स के लिए ये तीन चीजें बहुत जरूरी है। अगर ये तीन चीजें हुई, ये तीन एसेंशियल चीजें हुई तो एग्रीमेंट बनेगा, अदरवाइज एग्रीमेंट नहीं बनेगा। अब ये प्रपोजल क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, कंसिडरेशन क्या है, ये मैं सेपरेटली आपको बताऊंगा क्योंकि इसमें बहुत बड़ी क्लास चल जाएगी। ये छोटा टॉपिक कोई छोटा टॉपिक नहीं है। प्रपोजल क्या, एक्सेप्टेंस क्या, प्रपोजल कब होता है, कब माना जाता है कि हाँ ये प्रपोज हो गया है, कब प्रपोज को हम रिवोक कर सकते हैं, कब एक्सेप्टेंस माना जाता है कि ये एक्सेप्टेंस हो चुका है, कब नहीं हो सकता, कब तक हम इसको रिवोक कर सकते हैं, कंसिडरेशन क्या है, कैसे होता है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अभी तक कल मैं जानता हूं कि कंसिडरेशन होता है। कंसिडरेशन मतलब होता है, एक लीगल मैक्सिम्स है, क्विड प्रो। इसका मतलब होता है समथिंग फॉर समथिंग मतलब कि
कुछ अगर हम दे रहे हैं किसी को तो बदले में हमें कुछ मिलना चाहिए, तो ही ये एग्रीमेंट होता है, अदरवाइज एग्रीमेंट नहीं होगा। समथिंग फॉर समथिंग या समथिंग इन रिटर्न। अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं, बदले में हमें कुछ मिल रहा है, तो ही वो एग्रीमेंट होगा। जैसे कि कोई एक प्रपोजल में, जैसे कि ए ने, एग्जांपल लेते हैं हम, ए ने बी को कहा कि आप मेरा मोबाइल ले लो, आप मेरा मोबाइल ले लो। तो बी ने बोला हाँ, तो ए जो है वो प्रपोज किया कि आप मेरा मोबाइल ले लो। बी ने कहा ओके मैं ले लेता हूं। तो ये क्या एग्रीमेंट हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कंसिडरेशन नहीं है। ए बी को मोबाइल दे रहा है, बदले में बी ए को क्या दे रहा है? कुछ भी नहीं। यही ए अगर बी को बोला कि आप मेरा मोबाइल 5,000 रुपए में ले लो, 5,000 रुपए में ले लो, तो बी बोला ठीक है मैं ले लूंगा 5,000 रुपए में आपका मोबाइल। तो इसमें क्या है? ए प्रपोज किया, बी एक्सेप्ट किया, और कंसिडरेशन में क्या हुआ? ए के लिए कंसिडरेशन हो गया 5,000 रुपए और बी के लिए कंसिडरेशन हो गया मोबाइल। तो दोनों के लिए कंसिडरेशन हुआ, समथिंग इन रिटर्न या समथिंग फॉर समथिंग, माने ए को भी कुछ मिला, बी को भी कुछ मिला, तो ये हो गया कंसिडरेशन। तो ये कंप्लीट जब हो जाती है, प्रपोजल भी हो गया, एक्सेप्टेंस भी हो गया बी के द्वारा, और कंसिडरेशन भी हो गया। ए के लिए मोबाइल, ए के लिए 5,000 रुपए, बी के लिए मोबाइल, तो ये पूरा हो गया। तो ये जब पूरा हो जाता है तो ये बन जाता है एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट क्या है कि कोई भी प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन मिलके एग्रीमेंट बनता है। अब इसलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं हम कि क्या है नहीं है। एग्रीमेंट में एक चीज बहुत ज्यादा नेसेसरी है, वो क्या है कि आपका लीगल इंटेंशन होना चाहिए। आपका इंटेंशन होना चाहिए लीगल ऑब्लिगेशन का, लीगल रिलेशनशिप का, कि हाँ हम इसके साथ एग्रीमेंट करना चाहते हैं लीगली, हम इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं लीगली, हम उसको इन्फोर्स कराना चाहते हैं लॉ के द्वारा और बाद में कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं। अगर आपका लीगल ऑब्लिगेशन, आपका इंटेंशन जो है वो लीगल ऑब्लिगेशन का नहीं है, लीगल इंटेंशन का नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वो एग्रीमेंट भी नहीं बनेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एक फादर सन को बोलते हैं, फादर जो है वो सन को बोलते हैं कि अगर तुम 12th में 80+ % लाओगे तो मैं तुम्हें बाइक लेके दूंगा। तो बी बोलता है ओके। वो एग्जाम में 80+ % ले आता है, वो पिताजी के पास जाता है, अपने फादर के पास जाता है, बोलता है कि मैंने 80+ % मार्क्स लाए हैं तो आप मुझे बाइक दो। तो उनके पिताजी बोलते हैं, उसके फादर बोलते हैं नहीं मैं नहीं दे सकता। एक ये हो गया। एक ये हो गया कि कोई एक दोस्त ए बी को बोला कि चलो मेरे साथ घूमने चलो। बी बोला मेरे पास पैसे नहीं है। तो ए ने कहा कि सारे खर्चे मैं तुम्हारा उठाऊंगा, कल को घूमने चलना है। तो बी बोला ठीक है। नेक्स्ट डे जब बी ए को कॉल करता है तो बी मना कर देता है ए को कि नहीं, ए मना कर देता है बी को कि मैं नहीं जा पाऊंगा। तो क्या बी जो है ए को लीगली बाउंड कर सकता है, लीगली एक्शन ले सकता है कंपनसेशन के लिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया? इसी तरह तो इसमें क्या है कि इसमें मैं बताना चाहता हूं, इसमें जो फादर जो सन के साथ प्रॉमिस किए हैं और ए जो बी के साथ प्रॉमिस किया है, उसका जो इंटेंशन है वो लीगल ऑब्लिगेशन का नहीं है, वो लीगल रिलेशनशिप बनाने को, वो ये मॉरल ऑब्लिगेशन है। ये नॉर्मली कहा गया मॉरल ऑब्लिगेशन है कि चलो अगर 80% ले आए तो मैं तुम्हें 80+% ले आए तो मैं तुम्हें बाइक दे दूंगा, घूमने चलोगे तो चलो सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। अगर ये ब्रीच भी कर देते हैं तो इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं बनता है, कोई भी लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल ये नहीं है, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट बना है, ये एग्रीमेंट बना ही नहीं है, क्योंकि इसका जो इंटेंशन है वो लीगल ऑब्लिगेशन का नहीं है। ठीक है, तो अब आप पूछिएगा कि एग्रीमेंट तब बनता कैसे है, तो मैं बताता हूं बनता कैसे। उसके लिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। एक और एग्जांपल लेता हूं जहां पे ये एग्रीमेंट बनता है। जैसे एग्जांपल लेता हूं, ए ने बी को कहा कि तुम मेरी बाइक ले लो 20K में, 20,000 रुपए में। तो बी ने कहा ठीक है, लेकिन उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, बाइक खराब नहीं होना चाहिए, सेकेंड हैंड बाइक खराब नहीं होना चाहिए। और ए बोला कि नहीं कोई खराबी नहीं। तो ए प्रपोज किया
बी एक्सेप्ट किया, कंसिडरेशन ये रहा, ए के लिए 20,000 रुपए, बी के लिए बाइक, तो सब कुछ अवेलेबल है। बशर्ते अगर बाइक में कुछ खराबी है, बी के पूछने पर भी ए ने नहीं बताया कि बाइक में कुछ खराबी है नहीं है, लेकिन बाइक में कुछ खराबी है, तो कल बी कोर्ट जा सकता है। ये लीगल ऑब्लिगेशन है, क्योंकि यहां पे जो एग्रीमेंट हुआ है वो लीगल ऑब्लिगेशन है, तो लीगल रिलेशनशिप बनाने का ऑब्लिगेशन हुआ है यहां पे, इसीलिए ये हुआ एग्रीमेंट। ठीक है, तो इसमें वो कोर्ट जा सकता है, इन्फोर्स करा सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट को, और कोर्ट जा सकता है, और बी जो है कंपनसेशन मांग सकता है ए से। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। एक एग्जांपल देखते हैं। ए जो है वो बी को बोला कि तुम सी का मर्डर कर दो, सी का मर्डर कर दो, मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। ठीक है, तो बी बोला ठीक है मैं मर्डर कर दूंगा, तो मुझे 50,000 रुपए देना। बी सी को मार देता है, बी सी को मार देता है, बी सी को मार देता है। अब बी जाता है ए के पास कि तुम मेरे 50,000 रुपए, तो ए बोलता है नहीं मैं नहीं दूंगा। तो क्या बी ए के खिलाफ कोर्ट जा सकता है कि हमारे बीच ऐसा ऐसा एग्रीमेंट हुआ था, तो ये मुझे 50,000 रुपए देने से मना कर रहा है, तो आप मुझे कंपनसेशन दिलाइए। तो क्या बी ए के खिलाफ कोर्ट जा सकता है? नहीं, बी ए के खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो है, ये जो एग्रीमेंट हुआ है ए और बी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, ये मर्डर का जो हुआ है, तो क्या ये लीगली इन्फोर्स है, लॉ के द्वारा इन्फोर्स है? लॉ इसको मान्यता देती है कि आप ऐसा एग्रीमेंट बनाओ कि किसी का मर्डर कर दो, किसी का किडनैप कर लो, किसी का चोरी कर लो और एग्रीमेंट बना लो आप, जो लॉ के द्वारा ये लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं है। ये लॉ इसको मान्यता नहीं देती कि इस टाइप का मर्डर का, चोरी का, जो लॉ की नजर में गलत है, जो आईपीसी सेक्शन में जो पनिशेबल है, उस टाइप का आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते हो, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। तो बी जो है वो ए के खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखते हैं कि जैसे कि हमने देखा कि एग्रीमेंट बनने के लिए क्या क्या चाहिए, प्रपोजल चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, कंसिडरेशन चाहिए, तीनों जब मिलते हैं तब जाके एग्रीमेंट बनते हैं। अब वो लॉ के द्वारा जब इन्फोर्सिबल होते हैं तो वो बन जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या एसेंशियल चीज की जरूरत पड़ती है वो हम यहां देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट बन, तो ये चीज दिया हुआ है, बेयर एक्ट में दिया हुआ है कि क्या क्या मेन चीज है जो जिसके कारण कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, एसेंशियल चीज क्या क्या है। तो ये सेक्शन 10 में दिया हुआ है, सेक्शन 10 में दिया हुआ है कि कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिसके कारण जिससे कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, क्रिएट होते हैं। तो आइए हम उसे देखते हैं कि सिर्फ इसके नेसेसरी एलिमेंट्स क्या क्या हैं कॉन्ट्रैक्ट बनने के। सेक्शन 10 में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो सेक्शन 10 के जो बेयर एक्ट में लैंग्वेज लिखा हुआ वो पढ़ सकते हो डेफिनेशन। तो उस डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, पहला 5 एसेंशियल चीज जो है वो जरूरी है। पहला क्या है, फ्री कंसेंट। कंसेंट जो है वो फ्री होना चाहिए, कंसेंट जो है वो फ्री होना चाहिए। वो किसी के सबका अलग अलग सबका अलग अलग डेफिनेशन है बेयर एक्ट में, सबका अलग अलग, और मैं सबको अलग से सेपरेटली बताऊंगा। फ्री कंसेंट क्या है, किस में दिया गया है, पार्टीज कॉम्पिटेंट क्या है, लॉफुल कंसिडरेशन क्या है, लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या है, नॉट हियरबाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, ये क्या है, सब दिया हुआ है। मैं सारे को सेपरेटली बताऊंगा, अभी यहां मैं बता दे रहा हूं। फ्री कंसेंट क्या है, फ्री कंसेंट क्या है, फ्री कंसेंट में जो पार्टीज है जो एग्रीमेंट करती, जैसे प्रपोजल हुआ, एग्रीमेंट हुआ, प्रपोजल हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ और कंसिडरेशन हुआ, उसमें जो पार्टी बोली कि तुम मेरे 50,000 रुपए ले लो बदले में अपने बाइक दे दो, तो वो कंसेंट जो है फ्री होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बंदूक लगा करके उसे बोल रहा हो कि तुम मुझे अपना बाइक दो और बोलो कि हाँ ये एग्रीमेंट हो गया है, तो डर के मारे बोल दिया कि हाँ ठीक है तुम मेरी बाइक ले जाओ और मैं बोलूंगा हाँ एग्रीमेंट सही है, कंसिडरेशन सही है। वैसा नहीं है, कोई भी डर नहीं होना चाहिए, कोई भी फ्रॉड, इसमें क्या है कि कोई भी तरह का कोर्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी तरह का फ्रॉड नहीं, मिस्टेक नहीं, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं, कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर ये सब छोड़ करके हुआ है तो वो फ्री कंसेंट। अदरवाइज इन सब चीजों के साथ हुआ है, किसी को डरा के, धमका करके, किसी को अनड्यू इन्फ्लुएंस करके, किसी के साथ मिसबिहेव करके, मिसरिप्रेजेंट करके या फ्रॉडली किसी के साथ कोई एग्रीमेंट साइन किया गया है तो फ्री कंसेंट नहीं कहलाता है, तो वो लॉ की नजर में वॉइड हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता है। फिर सेकेंड हम देखते हैं पार्टीज कॉम्पिटेंट। तो पार्टीज कॉम्पिटेंट क्या है कि कोई भी एग्रीमेंट करने के लिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पार्टीज कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट क्या है पार्टीज कि पहला तो पार्टी मेजर होना चाहिए, पहला मेजर होना चाहिए। सेकंड क्या है
कि पार्टी जो है वो साउंड माइंड का होना चाहिए, ठीक है, पार्टी साउंड माइंड का होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, लॉफुल, लीगली कैपेबल होना चाहिए, लीगली कैपेबल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो वो माना जाएगा कि पार्टी कंपिटेंट है, अदरवाइज पार्टी कंपिटेंट नहीं है। अगर इसके बावजूद अगर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती है, अगर वो मेजर नहीं हो, माइनर हो, या साउंड माइंड का नहीं हो, अनसाउंड माइंड का हो, तो वो वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। थर्ड आते हैं हम लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन जो होता है, कंसिडरेशन अभी हमने जाना कि कंसिडरेशन समथिंग फॉर समथिंग, कुछ लेने के बदले कुछ दिया जाता है, तो कंसिडरेशन जो होता है वो लीगली होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी दे दो आप, जैसे कि आप ड्रग्स का तस्करी कर रहे हो, बदले में पैसा दे रहे हो, तो कंसिडरेशन लीगल नहीं है। आप किसी का मर्डर करने के लिए पैसे दे रहे हो, वो कंसिडरेशन लीगल नहीं है, तो ये जो है ये एग्रीमेंट नहीं बनेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ये वॉइड हो जाएगा, ठीक है। चौथा है लॉफुल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है वो भी लॉफुल होना चाहिए, जैसे लीगल कंसिडरेशन जैसे लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, उसी तरह लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। पांचवा आता है नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। इसमें क्या है कि लॉ के द्वारा कोई भी कानून, कोई भी चीज, कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर वॉइड नहीं होना चाहिए। लॉ उसको मना नहीं कर रही हो, अगर लॉ से पहले से मना कर रही हो तो उस चीज पर आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, सेक्शन 26 में है मैरिज स्ट्रेंथ। तो इसमें क्या है कि मैरिज को आप मना कर रहे हो या जबरदस्ती कर रहे हो, किसी से शादी करना होगा पर्टिकुलर आदमी से या नहीं करना होगा, या तुम ऐसा करोगे तो शादी कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। अगर तुम मेरी ये बात मानोगे, अगर तुम मेरी ये बात मानोगे तो ही तुम शादी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। इस तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एग्रीमेंट बन रहा है तो वो लॉ के द्वारा वॉइड है, तो उस पर आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते हो, उस पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। किसी को सेक्शन 27 में ट्रेड रिस्ट्रेंट 27 में, तो इसमें क्या है कि किसी को आप बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए मना नहीं कर सकते हो कि अगर तुम मेरी ये शर्त पूरा करोगे तो ही तुमको हम ये बिजनेस करने देंगे। तुम यहाँ ये तब बिजनेस कर सकते हो, ये ट्रेड तब कर सकते हो जब तुम मेरी ये बात मानोगे। जैसे कि तुम मुझे अगर इतना रुपए दोगे तो ही तुम कर सकते हो, अगर तुम मुझे यहाँ का गोवा ट्रिप दोगे तो ही तुम ये बिजनेस कर सकते हो, तुम मेरे लिए 10 मंजिला मकान बना दोगे तो ही तुम ये बिजनेस कर सकते हो। तो इस तरह बिजनेस करने के लिए किसी को आप रोक नहीं सकते। तो इस तरह आप बिजनेस करने के लिए किसी को भी बाधित नहीं कर सकते हो कि आप ये काम करोगे तो ही आपको ये बिजनेस किया जाएगा। कोई भी तरह का बिजनेस को रिस्ट्रेंट करना, शर्त पर पूरा करना कि मैं तुम्हें बिजनेस करने तब दूंगा जब तुम मेरी ये एग्रीमेंट मानोगे, ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ करोगे, तब तुम्हें शादी करने तब दूंगा जब तुम मेरा ये एग्रीमेंट मानोगे, मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करोगे, तब तुम शादी कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। तो ये सब जो है वॉइड है, पहले से लॉ के द्वारा डिक्लेयर्ड वॉइड किया गया है। तो उस चीज को लेकर के आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। अगर उस चीज को लेकर कॉन्ट्रैक्ट किए तो ये हो जाएगा वॉइड, ये पहले से वॉइड है। अगर ये पांच नहीं रहता है, अगर ये 5 कंडीशन अगर आप फुलफिल कर देते हो कि अगर फ्री कंसेंट भी होता है, पार्टी भी कंपिटेंट है, लॉफुल कंसिडरेशन भी है, लॉफुल ऑब्जेक्ट भी है और लॉ के द्वारा वॉइड डिक्लेयर भी नहीं है, अगर ये पांचों चीज फुलफिलमेंट हो जाती है तो फिर वो बन जाती है कॉन्ट्रैक्ट। वो लॉफुल और इन्फोर्सिबल लॉ हो जाती है वो एग्रीमेंट, और वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है। अब आप यहां बोलोगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड ही होती है। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही होती है, वॉइड या वॉइडेबल वो एग्रीमेंट होती है। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ होती है, तो वो वैलिड ही होती है। अगर वैलिड नहीं होती तो इन्फोर्सिबल बाय लॉ भी नहीं होती, वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ है तो ही वो वैलिड है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे डिटेल से कि कब वो वॉइड होती है, कब वॉइडेबल होती है, कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, कैसे वॉइडेबल होती, कैसे नहीं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, इस चीज के बारे में कब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड वैलिड क्या कहलाता है, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं इस चीज पर, प्रपोजल क्या है प्लस एक्सेप्टेंस क्या है प्लस कंसिडरेशन क्या है, इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कब प्रपोज आदमी करता है, कब वो एक्सेप्ट करता है, क्या कंसिडरेशन होना चाहिए, प्रपोजल कब तक वो कर सकता है और कब वो वापस ले सकता है प्रपोजल, एक्सेप्टेंस कब वो ले सकता है, कब वो एक्सेप्टेंस दे सकता है और कब वो वापस ले सकता है एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, लीगली कैसे होता है, लॉफुल कैसे होता है, इसके बारे में सेपरेट वीडियो बताऊंगा।
सेक्शन 10 के रिगार्डिंग हम 2 एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं ये उसको फुलफिल करता है या नहीं करता है। पहला एग्जांपल है, ए बी से कहा कि तुम मेरा घर ले लो 50 लाख में, ठीक है। तो ए प्रपोज किया, बी एक्सेप्ट किया, कंसिडरेशन 50 लाख रुपए हो गए और घर हो गए, हाउस हो गए, ठीक है। तो अगर ए जो है बी को घर 50 लाख देने के बाद भी ए बी को घर देने से मना करता है, तो बी जो है वो उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकता है। क्यों? क्योंकि पहला जो है ये कंसेंट, फ्री कंसेंट है, लॉफुल वाइड नहीं है, ये फ्री कंसेंट है। ए और बी दोनों मेजर है, दोनों 18 प्लस है, दोनों मेजर है, और लीगल लॉफुल ऑब्जेक्ट है, लॉफुल कंसिडरेशन है, सब कुछ है। सब कुछ होने के बावजूद अगर ए अगर बी को घर नहीं देता है तो ये बी जो है वो ए के खिलाफ कोर्ट जा सकता है और कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहां ए ने अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहां ए ने बी को बोला कि तुम अपना जो घर है वो मेरे नाम कर दो 50,000 में। बी बोला इतने सस्ते में मैं घर नहीं दूंगा। ए ने कहा अगर तुम घर नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा। तो बी बोला ठीक है घर ले लो, तुम 50,000 में ही ले लो तुम। तो यहां भी तो ए क्या किया, प्रपोज किया, बी एक्सेप्ट किया, कंसिडरेशन 50,000 हो गए और घर हो गए, ठीक है। तो सब कुछ तो फुलफिल हुआ, एग्रीमेंट ये भी होना चाहिए, लेकिन ये एग्रीमेंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पे बी का जो है फ्री कंसेंट नहीं है। बी का फ्री कंसेंट, बी को डरा के धमका करके लिया जा रहा है, तो ये फ्री कंसेंट नहीं है, एग्रीमेंट नहीं बनेगा, लॉ के द्वारा ये इन्फोर्सिबल नहीं है और ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। उसमें ए ने कहा बी से कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस चुपचाप से किसी तरह भला फुसला के सी को तुम्हें मेरे पास लेके आना है। बी ने कहा तुम सी का क्या करोगे? बोलते कुछ नहीं, मैं उसे पकड़ूंगा, उसके घर वाले से पैसे मांगूंगा। तो बोलता ठीक है, बदले मुझे क्या मिलेगा? ए ने कहा कि मैं उसे 1 करोड़ रुपया मांगूंगा, 1 करोड़ रुपया मांगूंगा तो मैं 50 लाख रुपया दे दूंगा। तो बोला अच्छा डील है, तो बी एग्री हो गया। बी इसे चुपचाप से ला करके ए को दे दिया, ए के हैंड ओवर कर दिया। तो ए ने इसे 50 लाख रुपए देने से मना कर दिया। तो क्या बी ए के खिलाफ कोर्ट जा सकता है? नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये लॉफुल लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होगा, ये लॉफुल नहीं है। इसमें क्या है, पहला तो ये लॉ के द्वारा वॉइड है, लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। तो इसलिए ये बी जो है वो ए के खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकता है कि ये मेरा 50 लाख रुपया नहीं दिया है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो बेयर एक्ट में दिए हुए हैं, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब